देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मैं हूं आपके साथ आलोक। लगभग एक हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस बीच अगर बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट से शिंदे ग्रुप को कहीं ना कहीं राहत मिली है 11 जुलाई तक के लिए, फिलहाल ये राहत मिली। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि पार्टी बचाएं या सत्ता बचाएं। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन बयानबाजी किस तरीके से तेज होती नजर आ रही, जरा सुनवाना चाहेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक सेट कर दिया गया है। और दूसरा, जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो भी घटनाक्रम महाराष्ट्र में सियासी समीकरण जो बनते नजर आ रहे हैं, जो बागी विधायक को लेकर के सवाल उठ रहे थे, फिलहाल उन बागी विधायकों को फिलहाल 11 जुलाई तक के लिए तो फिलहाल अभी सुप्रीम राहत साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन किस तरीके से संकट मंडराया, अचानक जो भूचाल आया, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? बॉलर्स तो बहुत हैं, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो आका है वो कौन है? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के कुरुक्षेत्र में जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शमसी आजाद जी हैं, नेता बीजेपी। शमसी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ हरीशचंद्र सिंह जी हैं, नेता एनसीपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हरीशचंद्र सिंह जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरे साथ कुछ और भी मेहमान जोड़ेंगे, मैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच में सबसे पहले एनसीपी नेता हरीशचंद्र सिंह जी के पास आ रहा हूं। हरीशचंद्र जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से सवाल और जवाब उठ रहे हैं, सरकार जो है वो पूरी तरीके से, आपकी सरकार पर संकट जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। सीधी सी बात है, जो हालात हैं, जो तस्वीर है। आलोक जी, जो आज की घटना हफ्तों से चल रही है, 10 दिन से चल रही है, तो तमाम समय के साथ उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन यह शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जी हरीशचंद्र जी, मुझे लगता है आप कैमरे के सामने बने तो लाखों दर्शक आपको सुनेंगे किस तरीके से। देखिए कैमरा आपके सामने जी, अपनी बात रखिए। यह जो चढ़ाव उतार चल रहा है हफ्तों से, उसमें तमाम सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। हमने अब पिछले डिबेट में भी तमाम चीज बताया। बिल्कुल, कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार से आपका बिल्कुल स्टैंड है, साफ है। साफ ये है कि हम उद्धव जी के साथ भी हैं और महाविकास अघाड़ी के साथ अंतिम समय तक भी हैं। जो ये विधायकों ने यह खलबली पैदा की है, यह अपने आप नहीं की है जी। इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी चाल है। नहीं तो उस खलबली को आप लोगों ने पहले रोकने की कोशिश नहीं की, भांप नहीं पाए क्या, समझ नहीं पाए, या बीजेपी का जो आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे का गेम आप लोग समझ नहीं पाए? यह तो शिवसेना बताएगी, उनके विधायक कैसे रहे, क्या हुआ, कैसे, तो वो तो उनका मामला है। हमारा मामला यह है, हमारी पार्टी का मामला यह है कि आदरणीय शरद पवार साहब की पाठशाला में, वो पाठशाला है वो जो उसमें पढ़ा होता है विद्यार्थी, कभी फेल नहीं होता है। तो हमारे सारे विधायक, हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं। और जो
भी इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे जो भी तीर चलाई जा रही है, यह स्पष्ट आप भी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है, पूरी आम जनता जान रही है। इसमें भाजपा की बहुत बड़ी चाल है, साजिश है। वही तो सवाल है, साजिश तो होगी, हो सकती है, चलिए ठीक है, लेकिन आप पार्टी समझ नहीं पाई क्या? मेरा सवाल ये है, वो समझ पाई या ना पाई, हाँ। वो तो मामला जरूर गंभीर है, लेकिन वो उनका मामला है शिवसेना का जी, कि उन्होंने क्या मामला था, हल नहीं किया, क्या है, कैसे है। लेकिन अभी देखिए 3 दिन पहले 12 बजे रात को सिंधे जी जा रहे हैं वहाँ बड़ौदा गुजरात में। अब वहाँ किससे किससे मिल रहे हैं और क्या हो रहा है, फिर तुरंत 1 घंटे में वो तुरंत एरोप्लेन से आ रहे हैं, सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? जी, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है। क्या किसी को के घर को तोड़ना, कोई शांति प्रिय सरकार चल रही नहीं, हो? घर में जब सब लोग अगर खुद मजबूत होते हैं तो कोई भी तोड़े, कितनी भी कोशिश कर ले। सवाल ये है, लेकिन उसमें तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के हथकंडों में बहुत सारी चीजें आ गई। उसमें ईडी पीछे लगाई जा रही है जी, और नहीं अरे तो ईडी से डर है क्या? फिर जो विधायक डर है क्या? चलिए शमसी जी, कुल मिलाकर के जब एक तरफ सरकार खतरे में है और जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो फिलहाल आप लोगों पर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आप लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से, हर तरीके से हथकंडे आप लोग अपना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए आलोक जी, सरकार तो जिसकी है उसकी खतरे में है। हाँ। हमारी तो सरकार महाराष्ट्र में है नहीं। और ये देखिए आपकी इतना बड़ा एक दल जो 55 विधायकों का दल है शिवसेना का, उसमें से अगर 35 से 40 विधायक निकल के चले जाते हैं, और हैरत की बात यह है कि कानो कान खबर नहीं लगती है, तो हमारी समझ में तो यही आता है कि उद्धव ठाकरे को नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी वक्त, कि हमारे एक छोटे से संगठन में, हमारे छोटे से विधायक दल में अगर 35 से 40 विधायक हमको छोड़कर चले जा रहे हैं तो हमको नैतिकता के आधार पर वहीं पर सरेंडर कर देना चाहिए। हालांकि हुआ उसका उल्टा, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में जो है अमन चैन शांति बिल्कुल भंग है। सड़कों पर जो है तो शिवसेना के उपद्रवी वहां पर नहीं, अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते तो आपका काम हो जाता। तो लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, बात यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता की है। हमारा काम देखिए ना, वहां पर उनकी सरकार गिराना है ना हमारा काम वहां पर अपनी सरकार बनाना है। ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ कि उनको खुद ये सोचना चाहिए कि हमारा एक छोटा सा संगठन, 55 विधायकों का संगठन उनका, जिसपे वो सरकार चला रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, और आपने देखा उनकी राजनीतिक लालसा कि आज ही उन्होंने दूसरे विधायकों का मंत्री पद लेकर अपने ही बेटे को 3 मंत्री पद दे दिया। तो ये बिल्कुल उनकी जो है मानसिकता साफ नजर आ गई कि वो सत्ता के लालची, सत्ता के लोभी हैं। उनको किसी जो है महाराष्ट्र से या महाराष्ट्र के विकास से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इमोशनल कार्ड उन्होंने वहां पर खेला था कि मैं शिवसेना का हूं और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र बचा रहे, ऐसा कहीं पर भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पे इस वक्त जो मीटिंग चल रही है, और पूरी नजर जो है दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सरकार बनाए हुए, पार्टी हमारी बनाए हुए, देखिए क्या फैसला होता है, उसके बाद हमारा फैसला है। चलिए संदीप जी, मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम को, सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है, आपकी पार्टी अपने आप को कहां पर पा रही है और क्या कुछ उपाय भी कर रही है बचाने के लिए? क्योंकि पहली बात तो हम वहाँ जो है अलायंस के घटक दल है, और इसके नाते जो है हम वहाँ विकास आघाड़ी के साथ शुरुआत से खड़े हुए हैं और आज भी इसके साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, अभी एक बात और कोर्ट ने जो टिप्पणी रखी है, उसने एक बात उन्होंने कही कि कोर्ट ने कहा कि अभी तो हम कानूनी पक्ष देख ही नहीं रहे। तो अभी तो कानून की जो बात हो रही है वो कानून की बात अभी हुई ही नहीं है, उसके लिए 5 दिन का टाइम दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात नैतिकता की हो रही है, तो नैतिकता के आधार पर अगर एकनाथ शिंदे जी और अभी जिसको हमारे मित्र शमसी जी कह रहे हैं कि उपद्रवी गुंडे मवाली, कितने दिन तक सत्ता में थे इन्हीं गुंडे के साथ भाई, तब आपको ये गुंडे मवाली नहीं लगते थे? जब आप इनके साथ सत्ता में तब तो ये बहुत बढ़िया थे। अब विपक्ष में चले गए, आपके अगेंस्ट में हो गए, दूसरे दल के साथ सत्ता में है, आज मुख्यमंत्री बन गए, तो आपको ये गुंडे मवाली लग रहे हैं? ये शिवसैनिक गुंडे मवाली हो गए? शिवसैनिक गुंडे हैं ये आप कहना चाहते हैं? अरे शमसी जी, शर्म करिए आप, इनके साथ आप सत्ता में रहे, आपने महाराष्ट्र की सरकार इनके साथ में चलाई है, और आप इस तरीके का अगर वक्तव्य दे रहे हैं तो बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हम 2 मुद्दों पर जो है उद्धव जी के खिलाफ जा रहे हैं। पहली बात, उन्होंने हिंदुत्व की कही। अगर हिंदुत्व की बात आप करते हैं तो हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं होता है कि आपको सूरत से और गुवाहाटी भागना पड़े, और सूरत से गुवाहाटी भागते हैं और आप डरते हैं। अगर आप में हिम्मत है
हिंदुत्व का जज्बा है, इस्तीफा दीजिए, जाइए उसी सीट से फिर चुनकर आइए, तब मैं समझूंगा कि आप हिंदुत्ववादी हैं, तब मैं समझूंगा कि आप हिंदू हैं। अगर आप हिंदू का नाम लेकर इस तरीके की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदू डरपोक नहीं होता, वो सच का सामना करना जानता है और वो जनता के बीच में जाता है। जिस तरीके से उद्योग दी जा रहे हैं, उनके लड़के जा रहे हैं, तमाम यही बात तो हम भी कह सकते हैं कि आप, यही बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि वही एकनाथ शिंदे जो कभी दाहिना हाथ हुआ करते थे, ऐसी क्या बात हो गई कि जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर चला गया और एक 35 से 40 विधायकों का संगठन, 35 से 40 विधायकों का संगठन अगर किसी पार्टी से अलग हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आलोक जी इनको शांत कराइए, पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये आप धमकी दे रहे हैं क्या? बोलने नहीं दे रहा हूं, आपको बोलना बोल लीजिए। ये आपका भाजपा कार्यालय है क्या? मैं यहाँ पर अभद्र भाषा का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने तो वही बताया है कि अगर किसी पार्टी का इतना बड़ा संगठन अलग हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष की आवाज को दबा देंगे, नहीं विपक्ष जो है गलत नीतियों पे चल रहा है, इसीलिए सफाया होता चला जा रहा है, विपक्ष खत्म होता जा रहा है। अरे इतना अहंकार नहीं है, जनता का समर्थन हमारे साथ है, ये अहंकार नहीं है, ये हमारा मनोबल है। अहंकार तो उद्धव ठाकरे में, अहंकार तो राहुल गांधी में है, अहंकार तो इनके पास है। सत्ता के लिए क्या क्या करना चाह रहे हैं? महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, आपने महाराष्ट्र में किया क्या? आज आपके विधायक आपसे अलग हो गए, आज आप महाराष्ट्र में शांति भंग किए, जनता वहां परेशान है, लोग पलायन करने में तैयार है। आपको वहां साफ सुथरा माहौल देना चाहिए था। आपको शराफत से, ईमानदारी से, नैतिकता से, अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था भाई विधायकों का दल इनके साथ है, आइए अपना शक्ति प्रदर्शन करें और अपना मुख्यमंत्री पद लें। ये रोना धोना, ये अपना मुख्यमंत्री आवाज छोड़ना और यहाँ पर कहना कि नहीं शिवसैनिक ही बनेगा, तो ये सब ड्रामा जो है, जनता जागरूक हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है, उसको पता है कि हमारा भला किसमें है। क्या सदन में योगी जी रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे, आप बताइए। नहीं, ये सब देखिए अभी आप फिलहाल सरकार बचाने को लेकर के क्या कुछ जद्दोजहद चल रही है। चलिए ठीक है, परिणाम आपने देखा है आजमगढ़ और रामपुर। फिलहाल मामला कोर्ट तक पहुंचा और अभी 11 जुलाई तक का अभी वक्त है, लेकिन शिंदे गुट के लिए कहीं ना कहीं भी एक राहत की बात है। हमारे साथ मोहित बजाज जी भी जुड़ गए हैं। मोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मोहित जी प्रवक्ता हैं शिवसेना के और साथ ही साथ कानून विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने राजनीतिक दलों की बात सुनी, मैं जरा मोहित बजाज जी के पास आ रहा हूं। मोहित बजाज जी, कुल मिलाकर के आज मौसम ने बदला है मिजाज, बाहर भी किस तरीके से बादल गरज रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में भी किस तरीके से बादल गरज रहे हैं, संकट लगातार गहराता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो भारत समाचार से जुड़े सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद सभी का। देखिए, जो आज की राजनीति है उस परिप्रेक्ष्य में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि शांति सभी लोग बनाए रखें और कानून व्यवस्था को जरूर बनाए रखें, किसी प्रकार से कानून को हाथ में ना लें। सबसे पहली चीज तो ये आती है। दूसरा ये है कि यहाँ पर हमें सभी को धैर्य रखने की जरूरत है। यहाँ कई अभी डिबेट में जो सवाल उठ रहे थे, मैं उन सवालों के क्रम में सर्वप्रथम सबसे पहला बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, वो अच्छा किया, बुरा नहीं किया। इस्तीफा देने के बाद राज्य को क्या अनाज छोड़ देते? इस्तीफा देने के बाद क्या राज्य को इसी तरीके से अनाज छोड़ने के बाद राज्य में क्या अलग प्रकार की जो दिशा होती वो होती, अलग दशा होती वो होती? लेकिन आज उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी से बिल्कुल प्यार नहीं है। उन्होंने अपना सरकारी बंगला उसी दिन शाम को छोड़ दिया, जो वर्षा उनका सरकारी बंगला था, और उन्होंने इस बात को सबूत के तौर पर देख दिया कि हाँ भाई, मुझे कुर्सी से प्रेम नहीं है। और खुद शाम को आने के बाद फेसबुक पर उन्होंने ये बात की रिक्वेस्ट करी कि भाई, आप लोगों की जो भी मनमुटाव है, जो भी आपकी जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है, या आपकी जो भी बात है, उसको आप हम तक रखिए, आइए सामने बैठिए, मेरा इस्तीफा मेरे हाथ में रखा, मैं देने को तैयार हूं, आइए। और तो ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं लेकिन मोहित बजाज जी, कुल मिलाकर के संकट की बात मैंने इसलिए की, संकट का सवाल इसलिए किया क्योंकि कोर्ट ने भी जिस तरीके से जो मामला उठाया था, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर रोक लगा दी और 11 जुलाई तक फिलहाल अब जवाब मांगा है। तो ये
साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक शिंदे गुट के लिए तो एक राहत की बात है, लेकिन आप लोगों के लिए राहत की बात नहीं कही जा सकती। देखिए, चाहे शिंदे ग्रुप हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई अन्य हो, सर्वप्रथम हमें यह देखना पड़ेगा कि हम सभी भारतीय हैं। जो कानूनन अधिकार उनको है वही कानूनन अधिकार हमको है, और अगर उनको कानूनी रूप से किसी प्रकार की राहत मिली है तो वो भी शिवसैनिक है। आपने अगर एक बात ध्यान दी होगी तो आप उनके ट्वीट्स पर लगातार ध्यान दीजिए, लगातार उन बागी विधायकों पर ध्यान दीजिए कि वह बागी विधायक तो लोग उन्हें कह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में, उनके जहन में आज भी शिवसेना बाहर नहीं निकल पा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी से, मोहित बजाज जी, बात ये कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में हिंदुत्व है, शमशी जी बड़ा हंस रहे हैं, कौन सी विचारधारा है। बात ये कि 29 विधायक, बात बड़ी ये है कि 29 विधायक सीधे सीधे शिंदे गुट के साथ है। ऐसे में संकट गहराया, शिवसैनिक है, उद्धव ठाकरे कुछ है ही नहीं जी। अरे शमशी जी, मुझे सवाल तो सुन लेने दीजिए। शमशी जी अभी बोलेंगे, लेकिन मेरा मोहित बजाज जी से सवाल है, 29 विधायक फिलहाल किस तरीके से जो वो शिंदे गुट के साथ हैं, तो अब ऐसे में अल्पमत में तो वैसे भी ये संकट लगातार गहराता जा रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूं। देखिए क्या होता है, अगर किसी भी इंसान की, किसी गाड़ी की, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो बुरे वक्त में ऑफ रोड में देखी जाती है। तो आप ये सोचिए, ऐसी विपरीत स्थिति में भी महाराष्ट्र जैसे बड़े आर्थिक राज्य को संभाल के रखना, और ऐसी विपरीत स्थिति में भी इतने प्यार मोहब्बत से, कोरोना होने के बावजूद भी, आंखों से आंसू निकल रहे उसके बावजूद भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे सामने आकर कहते हैं कि ठीक है भाई, महाराष्ट्र में ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। और आज भी महाराष्ट्र को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने सीट पर विराजमान हैं, और विराजमान होने के बाद वो संबंधित विभागों की भी चिंता कर रहे हैं। इस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए। इतना काम कर रहे हैं और आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जनता को अनाज छोड़ देते क्या? ये अनाज छोड़ देते, अरे उनको मुख्यमंत्री बना देते, खत्म हो जाता अनाज। किसको बना दे मुख्यमंत्री? इतने बड़े दल का नेता, अरे किसको मुख्यमंत्री बना देते? सामने विधायक आए तो बात तो करें, हमने मना कब किया? 40 विधायकों का समर्थन है, 55 में से 40 अरे भाई साहब, उनको कहा ना, तो बड़ा नेता तो वही हो गया। देखिए, बड़े हैं, छोटे हैं, उनको कहा ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, कहा तो था। मोहित बजाज, हमको भी सुन ले, हमको भी सुन ले, बयान नहीं सुना। अभी आप कह रहे थे कि हमको सामने आके कहा था कि भाई हमने सेम डे हमने शिंदे जी को कहा था कि आप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी ले लीजिए। ये इमोशनल कार्ड खेला था उन्होंने, आपको मराठी भाषा जिसका परिणाम यह है कि आज महाराष्ट्र जो है आपके हवाले है। माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने ऑनलाइन आकर फेसबुक के माध्यम से कहा था कि फेसबुक के माध्यम से कहा था कि मुझे कुर्सी से आप बात नहीं सुनेंगे, आप जब बोलने लगेंगे तो आप आइए, शमशी जी को सुन लेंगे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, अन्य सैनिक विधायकों और व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को निर्देश देना पड़ा, ये क्या कब बात हो गई? तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये आप खुद समझ ले कि महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक और मंत्री की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। इसको क्या दखल देना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मनाया जाएगा, आप देखेंगे जो आदेश आने वाले वक्त में हम भी वही शिवसेना के विधायक वहां पर बागी कहे जा रहे हैं, नहीं दी जा रही है, सुरक्षा तो दी गई। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं शमशी जी? सवाल ये कि, लेकिन चलिए इस पर भी मैं आऊंगा। मैं जरा कुछ कानूनी पेचीदगियों को लेकर के और आगामी किस तरीके से जो पल पल के हालात बदल रहे, परिस्थितियां बदल, दिलीप यशवर्धन जी के पास आऊंगा। दिलीप जी, आपने राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुने, किस तरीके से नैतिकता की बात भी हो गई। बात यह है कि कुल मिलाकर के मामला हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अब 11 जुलाई तक का वक्त दिया है, तो 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच लेकिन जो भी घटनाक्रम रहा, जरा मैं आपसे समझूंगा इसको कानूनी रूप से जरा। देखिए, कानूनी रूप तो यहाँ पर बाद में आता है आलोक जी। यहाँ जो भी उठापटक थी वो पॉलिटिकल रूप से थी। कानून का तो इंटरवेंशन तब आया जब ये लोग, इनका एक्सपल्शन हुआ वहाँ से और स्पीकर ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उस पावर को चैलेंज करने के लिए ये कोर्ट, शिंदे साहब अपने विधायकों के साथ कोर्ट चले गए। इसके पहले जितनी भी उठापटक चल रही थी वो राजनीतिक उठापटक थी, और राजनीतिक उठापटक सिर्फ एक ही दृष्टि से चल रही थी कि सत्ता या जो पावर है वो किसके पास सेंटर होकर के रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी या जो शिंदे साहब हैं वो। ये शिवसेना अब कह रही है कि हमने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर करी, जबकि राजनीतिक गलियारे में ये हलचल बहुत महीनों से चल रही थी कि शिंदे साहब शिवसेना से नाराज चल रहे हैं और ये विस्फोट कभी भी हो सकता है। लेकिन जब तक विस्फोट होने की आशंका थी तब तक शिवसेना ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जब विस्फोट हुआ और पहले 25, फिर 22, फिर 25, फिर 36 विधायकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तो हो सकता है उद्धव ठाकरे साहब ने पब्लिक में आकर के ये बयान दिया हो कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं।
और ये सारा इंसिडेंस होने के बाद जब स्पीकर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको वहां से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू करी, डिप्टी स्पीकर उसके स्पीकर डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर हैं वहां पर तो वो स्पीकर ही कहलाते हैं, टर्मिनोलॉजी में आप उनको डिप्टी कह सकते हैं, लेकिन जो उच्चस्थ पद पे बैठा है उसी को एड्रेस किया जाता है, उसको स्पीकर ही कहा जाता है। उनके फैसले के खिलाफ सिंधे एंड जो उनके अलायंस हैं सब लोग कोर्ट गए, और कोर्ट में जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था उसमें क्लॉज 7 था जिसमें कहा गया था कि जो भी स्पीकर के फैसले होंगे वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएंगे, लेकिन उसको बाद में कोर्ट केस के माध्यम से चैलेंज किया गया था और उसमें डिसीजन दिया कोर्ट ने कि नहीं, स्पीकर के जो भी फैसले होंगे वो जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। और उसी फैसले का बेस लेते हुए आज सिंधे और उनके साथ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑल्दो वो हाई कोर्ट भी जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल भी किया कि आप हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, तो वहां पर दलील ये दी गई कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारे जान माल को खतरा, इसलिए हम महाराष्ट्र नहीं जाना चाहते हैं। हमला भी हुआ है कई विधायकों के घरों पर, इसलिए अब ये राजनीतिक है, ये आप जाने और आपकी पार्टियां जाने, आपके अपोजिशन वाले जाने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बहरहाल जो कोर्ट में बयान दिया गया, लिखित में कहा गया, दलीलों में बताया गया कि हमें जान माल को खतरा था, इसलिए हम महाराष्ट्र ना पड़े, हमने सीधे दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। खैर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो घटनाक्रम रहा, लेकिन पल पल जो हालात और परिस्थितियां बदल रहे हैं। संदीप जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अभी दिलीप जी ने भी कहा, शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच किस तरीके से अनबन थी, लेकिन सब लोग जान रहे हैं क्या एक मंच पर बैठ करके बातचीत नहीं हो सकती थी? क्या मामला यहां तक कैसे पहुंच गया? देखिए, बिल्कुल हो सकती थी। दो चीजें आप समझिए। हाँ, जब ये सारा मामला जो है ईडी का है, इसमें जो विधायक है, इसमें आधे से ज्यादा विधायकों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, और जब भी ईडी की जांच आई उसके बाद से इन विधायकों ने खत लिखना शुरू किया कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे जी के जो सचिव हैं उनके ऊपर भी ईडी की जांच चल रही है। और आप देखिए, संजय राउत जी को आज ईडी का नोटिस मिला। तो ये क्या है? मतलब आप खेल समझिए। पहले इन्होंने प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करके ईडी के माध्यम से शिकंजा कसना स्टार्ट किया, उसमें से जो टूटने वाले थे वो टूट गए, और टूटने के हो सकता है कोई भी वजह रही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें जो है ईडी भी रही होगी, निजी संबंध भी रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर उसमें नहीं ईडी का डर था या उनको सांच को आंच क्या, बल्कि कहना चाहिए किसी भी तरीके की जांच करवा ले सरकार, चाहे सीबीआई की करवा ले, चाहे ईडी की करवा ले। क्यों संदीप जी? जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ। देखिए, सीबीआई की जांच और एनआईए की जांच, हाँ। दोनों से बढ़कर एक ईडी को एक स्पेशल पावर है। सीबीआई और एनआईए की जांच में तो आपको तथ्य देने पड़ते हैं, हाँ। आप समझिएगा, लेकिन ईडी की जांच एक ऐसी जांच है, अगर उसमें कुछ नहीं निकलता है तो सिर्फ एक सॉरी का लेटर लिखना भर है, और उसमें कुछ होता नहीं है। आप देखिए, 5 दिन हमने खूब खबर चलाई, खूब डिबेट किए, राहुल जी से पूछताछ हुई। आज आपको क्या मैं आलोक जी, आप जो वरिष्ठ पत्रकार है, इतने बड़े चैनल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैं पूछ लूं कि उस ईडी की जांच में क्या हुआ, क्या निकल के आया तथ्य, क्या आपको जानकारी है? नहीं है ना? क्या कर रहे हैं आप सिर्फ ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तरीके से कर रहे हैं। और यही वजह मैं कह रहा हूँ कि भाई जांच हो रही है तो जांच में सहयोग करना चाहिए, बस एक चीज और, सीधी सी बात, निकला क्या नहीं निकला, कौन इसमें शिकंजे में आया। जी देखिए, एक छोटी सी FIR हो जाती है तो परेशान तो आदमी होता है, और उसमें कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग डटे रहते हैं। यही तो होता है। हर कोई गांधी फैमिली नहीं हो जाएगा। एक बात और समझिए, आज देखिए, ये चार्टर्ड प्लेन से सूरत से जाते हैं गुवाहाटी, एक चार्टर्ड प्लेन की जो किराया है जीएसटी छोड़ के, बड़े चार्टर्ड प्लेन का 45 लाख है और छोटे का 17 लाख है, और दो विधायक, एक विधायक गए हैं एक चार्टर्ड प्लेन से। ये पैसा कौन दे रहा है? कौन खर्चा कर रहा है? जिस होटल में 1.5 करोड़ रुपए का पर डे का खर्च। अच्छा, आप सबका हिसाब रखें, बस यही है कि जो 39 विधायक गए पार्टी रोक पा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है जी, आप सबका हिसाब रखिए, कितना किसका खर्चा हुआ, कौन रात में गया मिलने, किसने दिन में मुलाकात की, बड़ी बात यह। हरिशन जी, कुल मिलाकर के मेरा सवाल आपसे भी है कि ईडी का डर अब बार बार आ रहा है। संजय राउत ने भी किस तरीके से ट्वीट किया, क्या वाकई में, बल्कि खुल के कहना चाहिए, जांच करा लो किसी भी तरीके की? नहीं तो वो तो खुली रूप से तैयार हैं कि हमारी जांच की जाए। हमें नहीं ऐसा सोच रहे हैं कि वैसा ही नहीं चाहेंगे, लेकिन भाजपा की जो यह नीति है या जो सोच है, यह बिल्कुल निंदनीय है कि ईडी का डर दिखा कर करके, सीबीआई का डर दिखा कर करके और शासन सत्ता को हथियाया जाए, और देश के जो नौजवान हैं, जो सड़कों पर हैं, बेरोजगारी है चरम पर है,
और महंगाई चरम पर है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है जी। सिर्फ तरह तरह के हथकंडे अपना करके सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को भटकाया जा रहा है, उनके ब्रेन को वाश किया जा रहा है, सिर्फ यही काम किया जा रहा है सरकार द्वारा, और जमीन पर धरातल पर एक काम नहीं किया जा रहा है। लाखों लाख बेरोजगार सड़कों पर हैं। स्थिति यह है कि 3 साल 4 साल हो गया, इधर इस करीब 6-7 साल हो गया, इधर 1 करोड़ 2 करोड़ की नौकरी देने की प्रतिवर्ष बात कर रहे थे। आज स्थिति क्या है देख रहे हैं सामने। और नहीं तो घटा करके सारी विभागों की सारी नौकरियां घटा दिया इन्होंने। सर आपको पूरे सारे मुद्दों को लेकर के चिंता है, बस सरकार की चिंता नहीं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकार बनाने, उसके लिए क्या कुछ प्लान है कि बची रहे? हमारी चिंता सरकार पर भी है और पूरे देश की जनता पर भी है, नौजवानों पर भी है। जब 1 करोड़ हर विभागों में वैकेंसी खाली है, अच्छा, तो नौजवानों को क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है उस हिसाब से? जी चलिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ये मुद्दा वाकई में महिला सशक्तिकरण का है, कानून व्यवस्था, इसको समय समय पर डिबेट पे हम मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आज हम महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर के बात कर रहे हैं। मोहित बजाज जी, बात जिस तरीके से रोजगार को लेकर के करी थी अभी हरीश चंद्र जी ने, तो मामला किस तरीके से सेना को लेकर के चल रहा था, लेकिन सेना से होते होते वो शिवसेना पे गया, क्यों मोहित जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार से भारत में सेना सशक्त है, अब ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि विपरीत दिशा में जब आंधी चलती है, जब विपरीत दिशा में बहाव में बहा जाता है, देखा जाता है, तो उसके बाद ही मजा आता है। हम लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि हम लोगों को कम से कम अपनी क्षमता को चेक करने का और संगठन को और मजबूत सशक्त बनाने का मौका मिला। अब तो हम और ज्यादा मजबूती से सामने आएंगे। अब और ज्यादा विपक्षी और विरोधी जो हमारे, लेकिन कैसे आएंगे जब अपनों से ही जूझ रहे हैं? देखिए, अपने विधायक साथ नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे इतनी बड़ी देशभक्ति और सबकी बात आप लोग करते हैं? बड़ी बात तो ये है ना। देखिए, हम लोगों ने जब शून्य से ही शुरू किया था तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा ये कोई पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी कई सारे हमले हो चुके हैं। और कहते हैं ना कि जो मजबूत होता है, जो आगे बढ़ने की जिसका पता होता है, उसी पर हमले किए जाते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है कि हम लोग को इतना विरोधी मजबूत समझ रहे थे कि हमारे लिए इतनी बड़ी, इतनी भयंकर और भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा बवंडर बनाया गया। हमारे लिए तो बड़ा गर्व का विषय है। और इतने गर्व के विषय होने के बाद हमारे जो माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं, वो आप देखिए कितने विनम्रता से ऐसी स्थिति को मैनेज कर रहे हैं। कोई भी किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बातचीत कर रहे होंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल हमारे प्रत्येक शिव सैनिक में आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे एक एक प्रवक्ता, हमारे एक एक चाहे सांसद हो, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सा जज्बा, एक अलग सा जोश आपको दिखाई दे रहा होगा। वो जज्बा दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, और वो ट्वीट के जरिए भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। जो संजय राउत ने किस तरीके से एक बयान भी दिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरीके से उस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, और एक तरफ ईडी को लेकर के लगातार डर को लेकर के आरोप लग रहे हैं, कुछ ऐसे सवालों के हम जवाब लेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कुरुक्षेत्र जारी है, फौरन हाजिर होते हैं।